मेरा ससुराल मेरी चलेगी। हमारे यहाँ की सासों से तो आप सब अनजान नहीं है। सास चाहती है कि मेरी ही चले और बेचारी बहू सास के नक्शे कदम पर चलने पर मजबूर हो जाती है। एक ऐसी ही कहानी है सोमती की और उसकी बहू चंदा की। ये क्या है? सोफा कल रात में टीवी के पास था, अब यहाँ कैसे आ गया? किसने किया ये? चंदा, अरे चंदा कहाँ मर गई? चंदा हाथों में पोछा लेकर भागती हुई रसोई से आती है। हाँ जी माँ जी, बोलिए। क्या बोलिए? इतनी देर से गला फाड़ रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? ये सोफा यहाँ किसने लगाया? वो माँ जी, काम में ध्यान था तो सुनाई नहीं दिया। रात में खाई नहीं थी क्या जो इतना धीरे धीरे बोल रही है? वो मैंने ही रखा है सोफ़ा टीवी के पास, अच्छा नहीं लग रहा था और बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। ये घर मेरा है और यहाँ मेरी ही चलेगी। सोफ़ा जहाँ से हटाया था वहीं लगा दे। मुझसे पूछे बिना इस घर में कोई सांस भी नहीं ले सकता और तूने इतना बड़ा काम कर दिया। अपनी चौधरीगिरी अपने कमरे तक ही रखियो बहू। नाश्ता बनाकर हटा देती हूँ मम्मी जी। नाश्ता बनाती रहना, मुझे कुछ नहीं पता। अभी के अभी इसको हटा, मुझे चिड़चिड़ी लग रही है। ठीक है, अभी हटाती हूँ। चंदा सोफ़े की जगह बदल देती है और ये करने में उसे नाश्ता बनाने में देर हो जाती है। इधर रोहित खाने की मेज़ पर बैठा चंदा को आवाज़ देते हुए कहता है, चंदा जल्दी से कुछ खाने को दे दो, मुझे दुकान के लिए देरी हो रही है। बस 2 मिनट ला रही हूँ। चंदा खाना परोसते हुए कहती है, क्या करूँ, वो आज सोफ़ा हटाने में देर हो गई। ये शर्ट क्यों पहना है आज? ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। रोहित टी शर्ट पहन लो ना। रोहित कुछ कहता उससे पहले ही सुमती आती है। रोहित हमेशा से इसी तरह का पहनावा पहनता आया है। बेटा ठीक लग रहा है तू, हर किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। बहू, अब क्या तुझे भोपू लेकर बताने की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे नाश्ता कौन देगा? दे रही हूँ मम्मी जी। चंदा का मन खट्टा हो जाता है। सोमती को नाश्ता देकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रोहित के दुकान जाने के बाद सोमती चंदा के कमरे में जाती है, अपनी आंखें चारों तरफ घुमाती है और कहती है, बहू मेरे बेटे को बदलने की कोशिश भी मत करना, अपनी हदें अपने कमरे तक ही रखो। जिस तरह तुमने अपने कमरे के पर्दे बदल दिए हैं उस तरह मेरे बेटे को बदल नहीं पाओगी। ऐसा कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो रोहित को बदलना भी नहीं चाहती हूँ। पति को कौन नाम लेकर बुलाता है? मेरे बेटे का नाम तुम्हारे मुंह से मैं नहीं सुनना चाहती। अपने कमरे में तुम उससे कुछ भी कहो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। सोमती चंदा को खरी खुटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। उधर अपने कमरे में बैठी चंदा रोते हुए कहती है, ये घर मम्मी जी का है तो मेरा क्या है फिर? बेकार है मेरी ज़िंदगी। अगले दिन सोमती रसोई में जाती है और देखती है कि सारे मसाले एक ही जगह पर रखे हुए हैं। बहू तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता क्या? मैंने रसोई में आना क्या बंद कर दिया? तूने तो पूरी रसोई का नक्शा ही बदल दिया। मैंने कभी सारे मसाले एक साथ नहीं रखे। गोलकी को कौन इलायची के साथ रखता है? यह कौन सा तरीका है? सारे मसाले हटाकर अलग अलग करके रख। अब तो मैं रोज़ आकर चेक करूँगी। वो मम्मी जी, सब्जी बनाने के वक्त ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए सब एक जगह पर रख दिया। ये सब मुझे मत बताओ, जैसे मैंने तो कभी खाना बनाया ही नहीं। अरे तुमसे ज़्यादा सब्जियां बनाती थी मैं, ये तो अब कुछ मुझसे बनता नहीं। ऊपर से पहले ना मिक्सी थी ना ही जूसर। सारे मसाले अलग अलग ही चाहिए मुझे। जी मम्मी जी। चंदा पूरी रसोई फिर से सोमती के हिसाब से एडजस्ट करती है। पूरा दिन बेचारी का इसी में चला जाता है। रात में थक कर चंदा रोहित को फ़ोन करती है और कहती है, रोहित आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रात का खाना नहीं बना पाऊँगी, तुम आते वक्त बाज़ार से कुछ लेकर आना। ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं ले आऊँगा। रोहित रात का खाना लेकर घर आता है। रोहित के हाथों में पैकेट देकर सोमती कहती है, ये क्या है रोहित, आज ये क्या लेकर आ गया तू? मम्मी वो चंदा बहुत थक गई थी ना तो मैं बाहर से ही खाना ले आया। अब ये सब होने लगा है मेरे घर में। बचपन में तुझे याद भी है कि कभी बाहर से खाना आया है? मैं ये खाना नहीं खाने वाली। बहू मेरे लिए खाना बना कर ले आ, ये सब बाहर का रद्दी खाना तुम लोग ही खाओ। चंदा अपना उतरा हुआ मुंह लेकर बाहर आती है और रसोई में जाकर रोटी सब्जी बनाकर सोमती को देती है और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। माँ तुम चंदा को खाने के लिए बोल दो ना,
बेचारी बिना कुछ खाए चली गई कमरे में। मैं नहीं झुकने वाली तेरी बीवी के आगे। खाना होगा तो खाएगी, वरना भूखे मरेगी। सोमती ने आज तक किसी से झुककर कुछ नहीं कहा। खाना हो तो खुद खा ले, वरना मरे भूखे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, लेकिन सोमती की अपनी मनमानी चलाने की आदत कम होने की जगह बढ़ती ही जाती है। चंदा भी अब गुमसुम सी रहने लगती है, ना ही किसी से बात करती है, ना ही किसी से कुछ कहती है। एक रोज़ चंदा इडली बनाती है और हर 5 मिनट में उसे टाइम देखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, हर 5 मिनट में हॉल में जाकर चेक करना पड़ रहा है। इससे अच्छा है कि घड़ी यहीं रसोई में ही लगा लेती हूँ। चंदा घड़ी रसोई में लगा लेती है और इडली बनाने में लग जाती है। चंदा नाश्ते में सबको गर्मा गर्म इडली और नारियल की चटनी परोसती है। इडली तो सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन मजाल है कि सोमती तारीफ में एक शब्द भी कह दे। तभी रोहित कहता है, इडली तो लाजवाब बनी है, मन कर रहा है कि उंगली खा जाओ। मन खुश हो गया आज नाश्ता करके चंदा। चंदा कुछ नहीं कहती और रसोई में चली जाती है। खाना खाकर सोमती रसोई में जाती है और वहाँ पर घड़ी लगी हुई देखकर आग बबूला हो जाती है। सड़ा दो पूरे घर को, हद हो गई है। रसोई में घड़ी कौन रखता है? तेल और मसालों के छींटों से घड़ी बिगड़ जाएगी। अभी के अभी इसे हटाकर वापस हॉल में लगाओ। मुझे टाइम देखने में कितनी दिक्कत हो रही है। चंदा पलटकर कोई जवाब नहीं देती और वापस घड़ी जाकर हॉल में लगा देती है। मैं भूल गई थी, इस घर में मुझे मेरे मन का करने का कोई हक नहीं है। चंदा अपने कमरे में चली जाती है। शाम को सोमती को शिल्पा का फ़ोन आता है। मम्मी, मैं कल आ रही हूँ, बहुत दिन हो गए, तुम सबकी बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, ये तेरा ही घर है, जब चाहे आ जा। ये बता क्या खाएगी? मैं चंदा को बोल देती हूँ और वही बनवा कर रखूँगी। मम्मी, क्यों बेचारी भाभी को परेशान कर रही हो? जो बना होगा वही खा लूँगी। एक बार भाभी को फ़ोन देना, ज़रा मुझे उनसे बात करनी है। हाँ हाँ, देती हूँ बेटा। सोमती चंदा को फ़ोन देती है और शिल्पा कहती है, भाभी टीवी तो ठीक है ना? मेरे साथ तुम्हारे जीजा जी भी आ रहे हैं, इज्जत का सवाल है, थोड़ा देख लेना सब। दीदी आप बेफिक्र रहो, आपकी भाभी सब संभालेगी। चंदा फ़ोन रख देती है। मेरी शिल्पा बड़े दिनों के बाद आ रही है, तो उसका कमरा अच्छे से साफ़ सुथरा कर देना। और हाँ, उसे मूंग दाल की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, उसे बनाना मत भूलना। और साथ में पनीर आलू सोयाबीन की सब्जी भी। जी माँ जी। चंदा अपने कमरे में चली जाती है। रात को चंदा हॉल में लगे टीवी की जगह बदल देती है और डाइनिंग टेबल के पास लगा देती है। टीवी तो सही चल रहा है, जीजू को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन चंदा सुबह 5 बजे ही रसोई में लग जाती है। सोमती उठकर देखती है कि टीवी अपनी जगह पर नहीं है। बहू के पर कुछ ज़्यादा ही निकल रहे हैं आजकल, काटने पड़ेंगे। वो क्या सोच रही है कि इस तरह वो इस घर में हुकूमत करेगी? ऐसा मेरे जीते जी कभी नहीं होगा। सोमती चिल्लाते हुए चंदा से कहती है, चंदा, टीवी हटाकर अपनी जगह पर लगा। किससे पूछकर तुमने टीवी हटाई? इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत कर। वो मम्मी जी। क्या वो कुछ नहीं सुनना मुझे। अभी के अभी टीवी हटा दे, वरना बहुत बुरा होगा। इतने में रोहित शिल्पा और पंकज को लेकर आता है और शिल्पा कहती है, मम्मी, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। उस बेचारी ने तो वही किया जो मैंने उससे कहा था। तुम भाभी से कुछ मत कहो, जो भी कहना है मुझसे कहो। अरे तुम लोग आ गए, मैं कहाँ कुछ कह रही थी। ये सब छोड़ो, आइए आइए दामाद बाबू, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए। मम्मी जी, सोचा चलते हैं, बड़े दिनों से ससुराल वालों से खातिरदारी नहीं करवाई, भाभी को थोड़ा परेशान किया जाए। सब हंसने लगते हैं। अरे आप ही का घर है, जब चाहे हमें सेवा का मौका दीजिए। दीदी तुम दोनों नहाकर फ्रेश हो जाओ, ट्रेन की थकावट होगी ना, फिर हम सब साथ में नाश्ता करेंगे। हाँ वही, थक तो बहुत गया हूँ मैं। शिल्पा और पंकज नहा धोकर खाने की मेज़ पर आते हैं। चंदा सबको खाना परोसती है और खाना खाकर पंकज कहता है, साले साहब आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, जो रोज़ इतना अच्छा खाना खाने को मिलता होगा। भाभी बहुत ही अच्छा खाना बनाया है आपने। सच में भाभी, मुझे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। चंदा बस अपना सिर हिला देती है और कुछ नहीं कहती। शिल्पा चंदा को ही नोटिस करती रहती है और मन ही मन सोचती है, भाभी तो बहुत गुमसुम सी लग रही है, कुछ तो बात है जो बेचारी किसी से कह नहीं पा रही है। सोमती फिर चंदा पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू तुझे बुद्धि एक जरा नहीं है क्या? पंकज बाबू इतने वक्त बाद आए हैं
और तुमने कुछ मीठा तक नहीं बनाया। शिल्पा चंदा की साइड लेते हुए कहती है, मम्मी, मैंने ही भाभी को मीठा बनाने से मना किया था। उन्होंने तो कहा था कि वो खीर बना देगी, लेकिन पंकज को शुगर हो गया है ना, तो मीठा मैं उसे खाने ही नहीं देती हूँ। अरे अब मुझे क्या पता था ये बात। कोई बात नहीं मम्मी। भाभी, तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता कर लो ना। नहीं दीदी, मैं बाद में आराम से सब काम करके खाऊंगी। ठीक है चंदा, तब तक तू दरवाजे के बंदरवाल बदल दे। झाड़ू भी तूने आज कैसे लगाई है, पूरे घर में मीठी मीठी हो रही है। चंदा कुछ नहीं कहती और सोमती के बताए हुए काम कर अपने कमरे में नाश्ता लेकर चली जाती है। शिल्पा भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। क्या बात है भाभी, आप इतनी गुमसुम क्यों हो? मुझे अपनी ननद नहीं बहन समझकर बता दो। अब तो किसी से कुछ कहती ही नहीं हो। चंदा की आंखों से आंसू की धार बहने लगती है और वो रोते हुए कहती है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है दीदी। सच में किसी ने सही कहा है, ससुराल ससुराल होता है, मायका कभी नहीं बन सकता। ऐसा क्यों कह रही हो भाभी? मम्मी जी दिन भर मेरे पीछे पड़ी रहती है, 1 मिनट भी मुझे बैठने नहीं देती। मैं इस घर में एक दिन का भी अपनी मर्ज़ी से हिला नहीं सकती। जहाँ कुछ करो वहाँ मम्मी जी कहती है मेरा घर है, मेरी चलेगी। दीदी आप बताओ, मेरा कौन सा घर है? मायके में माँ बोलती है कि ससुराल तुम्हारा घर है, और ससुराल में सास बोलती है कि ये मेरा घर है। तो मैं कहाँ जाऊँ? आप चिंता न करो भाभी, मैं इनकी मति ठीक करती हूँ। शिल्पा और पंकज अगले दिन सोमती से कहते हैं, मम्मी अब हम दोनों चलते हैं, बहुत काम बाकी है। सासू माँ, सबको 15 तारीख को आना है। पापा मम्मी की 35वीं एनिवर्सरी है, बड़े धूमधाम से मना रहे हैं हम। हाँ अच्छा ठीक है, तब तो मैं आप लोगों को रोकूंगी नहीं, लेकिन फंक्शन के बाद हफ्ते भर के लिए आना होगा दामाद बाबू। जी सासू माँ, अभी हमें जाने की आज्ञा दीजिए। रोहित और भाभी, आप दोनों को भी आना है, और हाँ 2 दिन पहले ही चले आना, ये नहीं कि टाइम पर ही आओ। जी जीजा जी, हम आ जाएंगे। पंकज और शिल्पा के जाने के बाद सोमती चंदा से कहती है, तू तो खुश हो रही होगी ना कि मेरी बेटी यहाँ रुकी नहीं, तेरे मन का हो गया, बेचारी 1 दिन में ही चली गई। चंदा सोमती से कुछ कहे बिना ही कमरे में चली जाती है। फिर रोहित चंदा से कहता है, चंदा चलने की पैकिंग कर लेना, दीदी के यहाँ हम किसी से कम नहीं दिखने चाहिए। चंदा ससुराल में सबसे कटी कटी रहने लगती है, लेकिन किसी को फिर भी ना कुछ समझ में आता है और ना ही कोई फ़र्क पड़ता है। इसी तरह 13 तारीख आ जाती है और रोहित चंदा सोमती को लेकर शिल्पा के घर पहुंच जाता है। जीजा जी, अब आप कुछ नहीं कह सकते, हम समय से पहले ही आ गए। आओ साले साहब। शिल्पा रसोई से हाथों में छोलनी लिए आ जाती है और चंदा को गले लगाकर कहती है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग आ गए। तभी शिल्पा की सास करुणा कहती है, बहू, ये छोलनी लाने का क्या काम था? रख कर भी आ सकती थी। हाँ, अब पूरे घर में तेल तेल हो गया। शिल्पा की आवाज़ में एक डर था। वो धीरे से कहती है, मम्मी जी अभी साफ कर देती हूँ। वो तुरंत दौड़ती हुई मोपिंग लेकर पोछा लगाने लगती है। पंकज, समधन जी और रोहित को उनका कमरा दिखा दो। हाँ मम्मी। पंकज सोमती और रोहित को कमरा दिखा देता है और कहता है, अब लोग फ्रेश हो जाओ। सोमती, चंदा और रोहित फ्रेश होकर खाने की मेज़ पर आते हैं, जहाँ करुणा शिल्पा पर चिल्ला रही थी। तुम्हें मना किया था ना कि ठंडा फ्रिज में मत रखना, फिर भी तुमने कैसे रख दिया? मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। मम्मी जी, वो सबको ठंडा देना था ना, तो इसीलिए बस सुबह ही रखा था। सुबह रखा था तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। मुझसे पूछे बिना तो कुछ नहीं कर सकती इस घर में। शिल्पा अपनी गर्दन झुकाकर ताकती रहती है। फिर शिल्पा सबके लिए ठंडा लाती है और कहती है, नाश्ता लगा देती हूँ 5 मिनट में। कोई हड़बड़ नहीं है बेटा, आराम से लगा नाश्ता। शिल्पा नाश्ता लगाती है। खाने में इडली और चटनी के साथ ढोकला रहता है। नाश्ता देखकर करुणा कहती है, बहू, मीठा नहीं है खाने में? मेहमानों को मीठे बिना ही खाना देकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? वो समधन जी, मैंने ही शिल्पा को मना किया था। रोहित और चंदा तो मीठा बिल्कुल नहीं खाते, और मुझे शुगर है ना। तब तो ठीक है। दीदी, इडली तो बहुत सॉफ्ट बनी है, अब मुझे भी ऐसा बनाना सिखा देना। ज़रूर भाभी।
फिर शाम को शिल्पा पूरे घर के पर्दे चेंज करने लगती है। नए पर्दे देखकर करुणा कहती है, बहू ये मेरा घर है, यहाँ मेरी चलेगी। तू अपने ड्रामे अपने कमरे तक ही रखना। पर्दे जैसे लाई है वैसे ही वापस करा। पर्दे मेरी पसंद के ही आएंगे। और ये टीवी यहाँ से किससे पूछकर हटाया? मम्मी जी वो कल से सारे गेस्ट आ जाएंगी तो मैंने सोचा टीवी कहीं और लगा देती हूँ ताकि थोड़ी जगह निकल जाए। तो ज़्यादा अपना दिमाग मत लगा। तुझे यहाँ सोचने का कोई काम नहीं है। अपना दिमाग और मुंह बंद रख। ठीक है, मैं वापस करके आती हूँ पर्दे, और टीवी भी वापस वहीं लगा देती हूँ। शिल्पा बाजार जाकर पर्दे वापस कर देती है और करुणा से वीडियो कॉल में पर्दे पसंद करवा कर ले आती है। रात में 12 बजे फिर जाकर शिल्पा पर्दे बदलती है। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सोमती से रहा नहीं जाता। 15 तारीख को सारे रिश्तेदार शिल्पा के घर आते हैं और सब होटल जाने के लिए तैयार रहते हैं। तब करुणा शिल्पा से कहती है, तुम घर पर रहो, अभी होटल जाने की ज़रूरत नहीं है। रोहित और सोमती ये सुन लेते हैं। अरुणा चली जाती है। तब सोमती जाकर शिल्पा से कहती है, ये कोई बात हुई? इतना बड़ा फंक्शन है और घर की बहू घर पर ही रहेगी? इसका नाम करुणा किसने रख दिया? तेरी सास में करुणा की एक झलक भी नहीं है। कैसे झेलती है बेटा तू अपनी सास को? वैसे ही मम्मी, जैसे चंदा आपको झेलती है। शिल्पा रोहित से कहती है, भाई अभी भी वक्त है, अपना घर बचा लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि चंदा दुखी होकर चली जाए। तुम लोगों को मेरा दुख दिख रहा है लेकिन चंदा का नहीं। चंदा के साथ भी तो वही हो रहा है जो मेरे साथ हो रहा है। दीदी ये तुम क्या बोल रही हो? भाई तुम तो जानती हो मम्मी का नेचर। पहले मेरे साथ ऐसा करती थी। चंदा बहुत दुखी और गुमसुम रहती है। तुम अपना घर बचा लो भाई। अब तुम मम्मी और चंदा को लेकर होटल चले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। सोमती को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। पार्टी शुरू हो जाती है। शिल्पा सबसे दूर अकेले अकेले खड़ी रहती है। फिर स्टेज पर केक कटिंग होता है। सब करुणा को गिफ्ट देने स्टेज पर जाते हैं। रोहित सोमती से कहता है, माँ तुम भी गिफ्ट दे दो। सोमती चंदा के हाथ में गिफ्ट देकर कहती है, बहू गिफ्ट तू दिया, मेरे लिए पहले मेरी बहू है। चंदा स्टेज पर जाकर रोहित के साथ अरुणा को गिफ्ट देती है। सोमती पूरी पार्टी भर चंदा की तारीफ करती है। घर लौटने के बाद सोमती चंदा से कहती है, बहू ये घर अब तेरा भी है और तुझे जैसे जो करना है करना बेटा। चंदा सोमती को देखती रह जाती है और उसके गले लग जाती है। बाद में चंदा शिल्पा को कॉल करके कहती है, दीदी सब ननदें अपनी भाभी का घर तोड़ती हैं लेकिन आपने तो अपनी भाभी का घर बसाया है। अरे पगली, मैंने तुझे भाभी समझाई कब? मैं ना सही, तुम तो खुश रहो। अब चंदा और सोमती सास बहू नहीं माँ बेटी की तरह रहने लगते हैं।